नमस्ते, प्रणाम। ओटीपी वर्ल्ड चैनल के वीकली प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ओटीपी वर्ल्ड चैनल ओशो ध्यान प्रतिष्ठान का मीडिया आउटलेट है। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते आपके लिए सेव ओशो लेगेसी के समसामयिक विषयों पर कुछ गर्मा गर्म बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में दो सन्यासी मित्र जुड़ रहे हैं। पहले मित्र हैं स्वामी योग सुनील। प्रणाम प्रणाम सबको। प्रणाम स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू। चैनल पर और इस चर्चा में। मैं छोटा सा एक परिचय स्वामी योग सुनील का देना चाहूँगा। स्वामी योग सुनील मुंबई से हैं और स्वामी जी कई वर्षों से सेव ओशो लेगेसी आंदोलन से जुड़े हैं। वाईएफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई, लीगल बैटल लड़ रहे हैं तथा वे ओडीपी ओशो ध्यान प्रतिष्ठान के सक्रिय सदस्य भी हैं। हमारे दूसरे सदस्य हैं, गेस्ट हैं आज के, स्वामी बोध मोक्ष। नमस्ते। स्वामी मोक्ष आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी स्वामी मोक्ष अहमदाबाद से हैं और वे भी वाईएफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई में काफी सालों से सक्रिय हैं और सेव ओशो लेगेसी आंदोलन में उनका बहुत सक्रिय योगदान है। आप सबको मालूम ही होगा कि स्वामी मोक्ष व्हिसल ब्लोवर हैं बासो सेल के लिए। जब वाईएफ गुपचुप ढंग से आश्रम की जमीन को बेचना चाह रहा था तो स्वामी मोक्ष को ही इसकी सबसे पहले भनक पड़ी और उन्होंने इसको उजागर किया। इसको वो आम जनता तक, सन्यासियों के बीच में इस बात को लेके आए। तभी से स्वामी मोक्ष इसमें बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और आज फ्रैंकली स्पीकिंग के इस पहले एपिसोड में हम अपने दोनों मित्रों का यहाँ स्वागत करते हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग में हम सेव ओशो लेगेसी से रिलेटेड समसामयिक विषयों पर, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत किया करेंगे। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ओडीपी ओशो ध्यान प्रतिष्ठान के कार्यकलाप, इसके उद्देश्य एवं पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं आंदोलन में, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न स्वामी योग सुनील से है। स्वामी जी, ओडीपी ओशो ध्यान प्रतिष्ठान क्या है, ये संस्था क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? आप संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। जब जनवरी में हमारी गेट टुगेदर हुई थी ओशो की गेट के सामने, तब हमें ये पता चला कि हम जब पुलिस स्टेशन में जब जाते थे वो लोग हमको हंसते थे कि क्या आप लोग वही 10-20 लोग आते हैं और तमाशा करते हैं, जाते हैं और फिर कुछ होता नहीं है, आप लोग नाटक कर रहे हो। तो काफी ओशो के प्रेमी मित्र हम लोग इकट्ठा हुए और प्लानिंग चालू की कि 21 मार्च को हम आह्वान करें कि सब लोग जो भी चाहते हैं एनलाइटनमेंट डे को अपने गुरु के पास आइए। और ये करते करते हमने कोई अपना खाना का व्यवस्था का बोझ लिया, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन का लिया, किसी ने रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया। और देखा गया कि बहुत ही ये बड़ा काम है, तो काफी मित्र हम साथ में मिले और ये सब कार्य करने के लिए धन भी लगता है। तो हम लोग ने एक ग्रुप बनाया 5-6 लोगों का और बोले जो भी होगा खर्चा हम लोग कर देंगे। और फिर सजाव आया कि एक डोनेशन बॉक्स भी रखेंगे। बट हम लोग को मालूम नहीं था कि कितने लोग आएंगे, क्या डोनेशन होगा। बट इसके लिए हम लोग ने रिस्क लिया कि हम सब इकट्ठा होकर हम लोग जो भी शॉर्टफॉल है हम करेंगे। जब बात आई काफी सन्यासियों को डोनेशन देना था तो हमारे पास कोई जगह नहीं थी कि हम डोनेशन ले पाए। तो हमने ओएफएफ को भी रिक्वेस्ट किया कि आपका एक ट्रस्ट है, हमें कुछ टाइम के लिए दीजिएगा। तो उनका कुछ मजबूरियां थी तो ये लोग नहीं दे पाए। तब ये ख्याल आया और ओडीपी का जन्म का एक टाइम
आ गया कि हम लोग एक अपना एक खुद का संस्था हो जहाँ पे अपन ये सब कार्य खुद कर सके। और यहाँ होती है ओडीपी की जन्म जनवरी के बाद और मार्च के पहले। फिर हमने सोचा कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाए। हमें ओशो का नाम चाहिए था, तो ओशो के नाम से हम बॉम्बे में या पूना में महाराष्ट्र में करते थे, तो वो हमारे एप्लीकेशन कभी होती नहीं। ओशो लेगेसी ये लोग ने ट्राई किया, फिर ओआईएफ ने डिसीजन लिया और ऑब्जेक्शन लिया, तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया और हमें थी जल्दी में। तो हमने क्या किया, दिल्ली के थ्रू ओशो नाम लग के ओशो ध्यान प्रतिष्ठान करके रजिस्टर किए। और इतना भी बताना चाहता हूँ, जब रजिस्ट्रेशन किए, हम जो मित्र वहां पे बैठे थे, किसको भी बोला चल आपका आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, वैसे हम लोग ने लिस्ट बना के दिल्ली में भेजा और लोगों को ऐसे ही ट्रस्टी बनाए। कोई इलेक्ट्रल प्रोसेस नहीं, कोई दिमाग लगा के कुछ किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। सब प्रेमी लोग, सब मित्र लोग, एक दूसरे पे विश्वास करने के लोग सब इकट्ठा हुए थे और इस तरह ओवरनाइट जन्म हुआ ओडीपी का। इनका दो ही, हम लोग का वो टाइम पे दो ही ऑब्जेक्टिव थे। कार्यक्रम ओआईएफ के तो हजारों हैं, कि 1 इंच आश्रम बेचने का नहीं, हम अलाउ ही नहीं करेंगे, 1 इंच नहीं बेचेगा। भाषा तो बहुत बड़ी चीज हो। दूसरा, ये ट्रस्टियों को हमको कैसे भी हटाना है। काफी ये लोग ने अत्याचार कर चुके हैं और अभी हम सहन करेंगे नहीं। तो ये दो मुख्य चीज रखते हुए ओडीपी फॉर्म जन्म ओशो को प्रेमियों के साथ जन्म हुआ। जी स्वामी जी। तो ऑब्जेक्टिव आपने बहुत ब्रीफ में बताए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम 21 को हमने देखा, 19, 20, 21, 22 को भी इंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रेमी गण मित्र आए हैं। लेकिन उसी दौरान कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें कुछ संदेह हैं और कुछ आप कहना चाहें तो कंट्रोवर्सी भी बोल सकते हैं। तो उसमें एक हमको सन्यासी मित्रों से इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि जब माला हमेशा के लिए नहीं खुली, ओआईएफ ने माला का हमको परमिशन नहीं दिया उन्होंने किसी सेंस में, तो क्या को अंदर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यदि सिर्फ हमको उनके टर्म्स मान लेने चाहिए थे कि भाई माला, उन्होंने एक ही हमको थोड़ा लिवरेज दिया था कि ठीक है आप माला पहन के जाइए। हमने 1,000 रुपया पर पर्सन वहां जमा भी किया था, 1,500 लोगों ने। तो वहां अंदर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि हम आंदोलन करने के लिए आए हैं, तो हम गेट पर कुछ फैसला उस दिन हो जाता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो माला का प्रश्न था, ये हमारा लीगल तरफ से भी एक एंगल था जो लोगों को ज्यादा पता नहीं था। एक ही दिन पहले 20 तारीख को हमारी काफी बहस हुई थी एडवोकेट लोगों के साथ और हमारे काफी मित्रों के साथ। उनका ख्याल ये था कि कभी कभार एक टाइम, एक दिवस के लिए भी ये लोग हमको अंदर माला पहन के जाने को दे सकते हैं, तो ये मैटर हम कोर्ट में दिखा सकते हैं, तो हमारा काफी फायदा होगा। एक दिन, एक समय, कितना भी चांस के लिए अगर ये लोग परमिशन देके हमको माला पहन के जाने देते हैं, तो हम उस आधार पे काफी हमारी लीगल इश्यूज जो कोर्ट में पड़ी हैं, हमको उधर बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला तो ये बात था। दूसरी बात, बहुत लोगों की भावना भी थी। कोई आंदोलन करने को आया और कई लोग मैंने देखे मित्र जो इतने प्रेमी थे ओशो को, वो 5 मिनट भी अंदर जाके अपने गुरु के साथ समाधि में बैठने के लिए उत्साह थे। तो लोग को जाना भी था। दिवस भी 21 मार्च एनलाइटनमेंट डे था, तो कौन अपने गुरु के साथ नहीं जाना चाहेगा। तीसरी बार, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमें माला पहन के जाने का परमिशन देंगे। 2 बजे रात को 20 तारीख तक हमारा ये ही प्लानिंग था कि हम क्या क्या करेंगे, प्रेस को हम कैसे हमारी तरफ अटेंशन लेके आवे। ये काफी प्लानिंग 2 बजे रात तक हुई। अगले दिन के हम 4-4 लोग को बेचेंगे, कितना बैरिकेड होगा, कितना पुलिस होगा, ये 2 बजे रात तक हमें सब प्लानिंग चालू थी कि हम क्या क्या करेंगे इस स्थिति में। अगले दिन कुदरती बोलो, यूनिवर्सल मेरिकल बोलो, उन लोग ने मेरे को सामने से बुलाया। मैं खड़ा था सुंदरबन में, तो सब लोग ने बुलाया आपको बुला रहे हैं। तो डीसीपी राजेश करके थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उसके एक दिन पहले
अल्प बचत में आए थे, वहां पे हमारी उधर बातचीत हुई थी माला के बारे में, और मैं बोला हम लोग नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मुझे जब बुलाया, उन्हें बोला आप अंदर आइए। मैं बोला नहीं, मेरे दोस्त तो हम 3-4 लोग आएंगे। बोलेगा नहीं, उनकी तरफ से ध्यानेश, आपकी तरफ आप, और मैं पुलिस वाला हूँ, और मेरे को ही पूछने का आप दोनों को कि क्या है ये मसला और कैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को वो ग्लास कैबिन में ध्यानेश के उधर लेके गए, और वहां पे मुझे एक ही सवाल का बातचीत हुआ, एक ही थी कि इतने लोग आए हैं, 2000 लोग आए, सब प्रेमी आए, तो क्यों आप बाधा बनते हो, क्यों नहीं आज जाके सेलिब्रेट करे, क्यों नहीं ये उत्सव मनाए। मैंने बोला यस, ये सवाल मैं आपको ही बोलता हूँ कि सब लोग आए हैं तो आज माला पहन के हमको जाने दो। तो काफी बहस उनकी हो चुकी थी इस बारे में। ये लोग को कोशिश थी कि हम मान जावे कि माला अंदर पहन के जावे, माँ उधर खुद रिफ्यूज कर दिया। उस बीच में मैंने अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने बोला हमें 15 मिनट है, मैं वापस बाहर आ गया। तब तक तो क्राउड पागलों की तरह गेट पे आ गई थी, सबको एंट्री लेना था, सब लोग अपनी पेमेंट करके अंदर जाना चाहते थे। तो मैंने ध्यानेश को बोला देखो भाई ये सवाल है, और क्यों आप इनका जवाब नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं, आज इतना अच्छा मौसम है, आज इतना अच्छा हुआ है तो कल भी अच्छा होगा। कहने का मतलब है वो अपनी स्टाइल में हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोले, पर हमें तो उत्साह होता कि चलो आज जब अलाउ किए तो कल भी करेंगे। कल भी ये लोग ने 2 या 3 दिन के पास एक ही टाइम दिए। जो व्यक्ति आज पैसा दे के माला पहन के अंदर जा रहा है, तो वो 2 दिन का पास लिया, 3 दिन के पास है, तो कल किसे अंदर जाएगा। यही माहौल बनता है, और इतनी खुशी थी लोगों की मन में। एक तो अंदर जाने का, आश्रम में इतने सालों के बाद जो बैंड लोग थे, माधरम ज्योति बोलो, स्वामी कीर्ति बोलो, और भी मुझे बोलो, काफी लोगों को उत्साह भी थी कि हम अपने आश्रम में अंदर जावे और देखे कि क्या हो। और हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि OIF इतना पलटी अगले दिन खाएगा। ये हमारे ध्यान की बाहरी सोच थी। हम सोचे कि अभी चीज अच्छी चल रही है और कल भी अच्छा चलेगा, और जब उन्होंने पैसे भी ले ले चुके, आज के लिए लिए, कल के लिए, परसों के लिए लिए, जब आज माला पहन के जाएंगे तो कल भी हम माला पहन के जाएंगे। इतना तो हम सोच के ही चले थे। और ध्यानेश ने शायद डिप्लोमेटिक आंसर दिया, और उन्होंने अगले दिन उस बात को फेर दी। तो माला का ये इशू था। बट सही बात तो ये है कि बहुत लोगों को खुशी भी हुई वो दिन, एक दिन भी हुआ तो अंदर जाने की जो खुशी हुई, जो अपने गुरु के साथ मिला, और जो माहौल बना था पूना 1 की टाइम, 2-3 हजार लोग साथ में इकट्ठा डांस करे, सेलिब्रेट करे, तो वो मौसम और माहौल अच्छा भी हुआ, वो भी देखा जाए। तो ये माला की ये इशू थी। जी जी स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने इसमें दोनों पहलुओं पर काम किया। जो इमोशनल एस्पेक्ट था कि सन्यासी गुरु की समाधि के नजदीक बैठना चाहते थे, थोड़ा ध्यान में, मौन में, वो भी आपने ध्यान रखा। और साथ में जो लीगल था, मुझे लगता है उससे बड़ा पहलू लीगल था कि जिसमें वकील यस को ये सबूत आपने बना के दिखाया कि हाँ, यस 21 को उन्होंने जाने दिया, और यदि उनका कोई रूल, ऐसा रूल है कि जाने ही नहीं देना माला के, तो 21 को कैसे उसमें लेवरेज दे सकते थे, कैसे छूट दे सकते थे। इसका जी। मतलब यह है कि सिर्फ मनगढ़ंत बनी बनाई बातें हैं, देयर इज नो सच रूल। और नो। उन्होंने नेक्स्ट डे उसको रोका, और उसका नुकसान हुआ सभी को, और उनको आने वाले दिनों में ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं अपने अगले प्रश्न के साथ स्वामी मोक्ष के पास जाना चाहूंगा। स्वामी जी, ऐसा हुआ कि 22 को जो घटना घटी लाठीचार्ज के बाद, 10 नामी और 120 बेनामी FIR हुई, और उसको लेके संन्यास जगत में, सन्यासियों में ये है कि भाई ये कैसे हैंडल हुआ पूरा केस। तो पहले तो ये बात है कि ये सुनने में आया है कि जो 10 लोगों ने अपनी अपनी बेल के लिए अलग अलग कोशिश करी, अलग लॉयर करे, अलग से फीस जमा करे, या एक ही लॉयर भी किया तो उसको अलग फीस दिया। और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इकट्ठे ODP की तरफ से ये पहल हो, इनिशिएटिव होता कि आप पूरे लोगों की, 10 लोगों की एक लॉयर से कम फीस पे, कॉस्ट पे आप उसकी बेल एप्लीकेशन प्रोसेस कराते और उनकी बेल करवाते। तो स्वामी मोक्ष, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सी, इसमें 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले गोपाल भारती ने ऐसा कहा कि मैं मेरा वकील रखूंगा, मुझे आपका वकील नहीं चाहिए। फिर पारस ने भी ऐसा कहा कि भाई मैं मेरा देख लूंगा। तो
पहले तो यही मतलब ये इश्यू आया। फिर दूसरा ये आया कि 120 नाम आए नहीं थे, तो हमने सोचा शायद एक आध 2 दिन में आ भी जाए। मतलब एक पॉसिबिलिटी थी कि भाई उनके पास तो रिकॉर्डिंग वगैरह थी, वीडियो मतलब सीसीटीवी वगैरह। तो पर फिर वो नहीं आया। इस तरह दूसरे लोग भी परेशान हो रहे थे जो आए थे उधर, कि भाई हमारा नाम है कि नहीं, किसका नाम है। मैंने बोला भैया नाम हमें भी नहीं पता किसका नाम है किसका नहीं। जब तक वो आएगा नहीं लिस्ट, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। और फिर हम लोग वकील के साथ बात किया, तो वकील ने कहा पहले किसी महिला का, क्योंकि महिला केवल एक ही थी, आरती थी। आरती राजदान का ही नाम था। तो बोले सबसे पहले आरती राजदान का के लिए करते हैं, तो वो इजी रहेगा बोले बेल लेना। और एक को मिल गया तो बाकी सबको नेचुरली मिल जाएगा, मतलब फिर प्रोसेस इतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आरती का लिए बेल एप्लीकेशन किया, और उनकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद फिर कई लोगों के पेपर्स डॉक्यूमेंट्स का भी इश्यू एक था कि आज उसके बाद वो भी निकल गया था, अनुग्रह निकल गया था वहां से, और काफी लोग मतलब इधर उधर हो गए थे। तो जैसे जिसका वो आता गया ऐसे करते गए। अच्छा, उस टाइम दूसरी दिक्कत ये थी कि ओडीपी का जो ट्रस्ट बैंक अकाउंट था, उसमें से वो विड्रॉल की परमिशन नहीं आई थी, क्योंकि वो कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा टेक्निकल इश्यू था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लियरेंस का, जो कुछ एक आध महीने के बाद आया, 15-20 दिन के, मतलब थोड़ा एक समय के बाद आया। तो उसके बाद जो आए थे, जैसे गोपाल भारती का बाद में उन्होंने बोला, तो हम उसके पेमेंट हमने ही किया था। अपने अमन का भी कुछ पेमेंट हमने किया था। तो और जिसको प्रॉब्लम थी उसको एक दूसरे को फोन करके हमने करवा दिया था पेमेंट। जैसे अनुग्रह ने 2 लोगों का पेमेंट किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि भी नहीं तुम अपना खुद ही देख लो। वीवर डायरेक्ट इनडायरेक्टली सबको केयर की गई है और सबको हेल्प की गई है। पर जो बोले नहीं मुझे नहीं करवाना, तो फिर उसको ले तो आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और हमें बाद में ये भी बताया कि 120 नाम में जिसका भी नाम आएगा, वी आर स्टैंडिंग विद देम, हम उनके साथ खड़े हैं। और ओडीपी विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। मतलब वो 120 नाम में जितने भी आएंगे, तो उसके लिए जो भी कानून कार्रवाई में जो भी करना पड़ेगा, सो ओडीपी विल डू इट। तो एक चीज नेचुरल है, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं और उसी कार्यक्रम में अगर कुछ भी होता है, तो इट इज अवर नेचुरल ड्यूटी, उसमें कोई बोलने की जरूरत ही नहीं होती। पर वो टेक्निकल इश्यू उस टाइम ये था कि विड्रॉल कर नहीं सकते थे, दूसरी कोई दिक्कत नहीं थी। ओडीपी वाज ऑलवेज रेडी टू टेक केयर ऑफ द एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जब 2-2.5 साल से ओडीपी बनाया, क्यों सुनील जी ने बताया कि 19 जनवरी को वो वेताल और ये पुलिस वाले बोल रहे थे कि तुम 10-15 लोगों को ही पड़ी है, बाकी तुम्हारे साथ कोई नहीं है इंडिया में, यस। तुम अकेले ही हो, ये तुम्हारी पर्सनल लड़ाई है 10-15 लोगों की, बाकी किसी को लेना देना नहीं है इंडिया में, इतने सारे सन्यासी हजारों, क्यों कोई नहीं आ रहा है। तो वो चैलेंज ये सब करके हमने सोचा नहीं, सारे इंडिया के सन्यासियों को, और बाहर भी नेपाल वगैरह आउट ऑफ इंडिया से भी काफी आए थे, तो सबको पड़ी है ये आश्रम की, और ये नहीं बिके, तो इसीलिए वो जरूरी था करना। और फिर ये आयोजन के लिए ओडीपी बनानी पड़ी बाद में लास्ट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। मेन पर्पस ओडीपी का ट्रांसपेरेंसी रखना है, क्योंकि अगर पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा लेगा तो भी दिक्कत आएगी, अगर कोई कैश लेगा तो भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ओडीपी बना के वो प्लेटफॉर्म पे एक करके, और ओडीपी मतलब इट्स व्हाट इज ओडीपी, एक टाइटल है, काम तो वही कर रहे हैं। आज केस लड़े तो केस तो ओडीपी ने शुरू नहीं किया था, केस तो 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ है। अभी कई लोग बोलते हैं ओडीपी केवल लीगल देख रही है, अरे भाई लीगल तो जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं, ओडीपी के आने से पहले केस चल रहे हैं। तो ओडीपी केस ही कर रही है ऐसा नहीं है। अब फ्यूचर में जो भी करना पड़ेगा, जो भी कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे महसूस होगा, वी विल डू इट। जी 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 स्वामी जी, बिल्कुल ये बहुत आपने अच्छे ढंग से क्लियर किया, और इसमें मुझे लगता है कि सन्यासियों को इसका बहुत भरोसा रहेगा, जो आपने भरोसा दिलाया है कि 120 एफआईआर पे यदि किसी का भी नाम आता है तो दे नीड नॉट टू वरी, उनको बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी टेक केयर ओडीपी करेगा। तो इससे बहुत बड़ा भरोसा एक हम सन्यासियों के बीच जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरा अगला प्रश्न रहेगा स्वामी सुनील, योग सुनील जी के लिए। स्वामी जी, 22 मार्च की घटना पे ही ये है, क्योंकि 22 मार्च की घटना जब हुई है वहाँ पे,
लाठीचार्ज हुआ है। हालांकि वो शेड्यूल में नहीं था उस टाइम, जितने भी सन्यासी थे, चाहे वो ओडीपी हो, नॉन ओडीपी हो, हम लोग जो और भी हैं जो किसी बैनर में नहीं थे। तो वो प्रोग्राम नहीं था कि एनीवे, पर वो हो गया। लेकिन उसमें एक घटना घटी कि लाठीचार्ज में एक लड़के का नाम वरुण है जिसको लाठियां पड़ी हैं। तो सन्यासियों में इस तरह की चर्चाएं हैं, शंकाएं हैं, और बातें चल रही हैं कि उसको उस दिन कुछ लोगों ने ये कहा कि ये आदमी हमारा नहीं है और इसको मत बचाइए। जिसमें उन लोगों में से कुछ अभी ओडीपी के साथ हैं और कुछ नहीं हैं। कुछ वो भी हैं जो ओडीपी के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी गेट पे कहा कि हमारा आदमी नहीं है। और लोगों का मानना यह है कि उसको मार इसी वजह से पड़ी कि वो ये कहने की वजह से आपकी कि वो ओडीपी का आदमी नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या आपका टेक इसके है इसके ऊपर? इसका स्वामी जी ऐसा है कि दो पहलू हैं। एक जो लोग दिखता है और एक जो वर्किंग उनके पीछे से होती है। हम नहीं कहते कि वो हमारे ओडीपी का नहीं है। वो वरुण खुद ही सब जगह पे बोल रहा था, और वही दिन पे मैं भी बाजू में खड़ा था उनको, जब पुलिस पहली टाइम उनको अटैक कर रही थी। और वो खुद ही बोल रहा मैं उनके साथ हूँ। मैं पुलिस वाले को समझा, पर मैं उनको वो टाइम चिल्लाते गया कि ये अधिकारी के ऊपर आप हाथ ना उठाइए, पुलिस पे हाथ ना उठाइए, ये आपके अगेंस्ट जाएगा। चिल्ला चिल्ला के मैं उनको बता रहा था, शांत कर रहा था। इस माहौल में खुद वरुण ने कई दफा बोल चुका कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनीबडी। फिर भी उनको ये जो लाठीचार्ज हुई, मेरा जो समझ है, जो आज मैं बयान करना चाहता हूँ। 22 मार्च को आप दृश्य देखे मेरी नजर से, 300 पुलिस वाले आ चुके। मैंने अकेले खड़ा रहा गेट पे, और मैं पुलिस के कहने पे जब अंदर खाली आया उनसे बात करके वापस, उन्होंने पूछा इधर आके बैठो, ऐसे नहीं, आज मैं कुछ काम गलत नहीं करूंगा जो लीगली अगेंस्ट जाएगा। मैं अकेले खड़ा था। शायद दो तीन दोस्त लक्षण बक्षण आए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि इनका दिमाग, 300 पुलिस जब देखा उनका दिमाग और किधर चल रहा है। वरुण को मारना या वो लाठीचार्ज करना, उसने वरुण को लाठीचार्ज नहीं किया, हम एक एक सन्यासी के ऊपर लाठीचार्ज था। बिल्कुल। ये लाठीचार्ज करना, हमें डराना, फिर एक पत्रकार को पकड़ना, और तीसरा मुझे अरेस्ट करना जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने वो दिन एंट्री भी नहीं तोड़ी, मैंने कुछ नियम नहीं तोड़ा, अकेले खड़ा था बाहर गेट के, उनके मुझे उनका कुछ समझ आ रहा। तो ये जो वरुण का किस्सा है, मेरे को नहीं लगता है स्पॉन्टेनियस था। एक दिन पहले से उनका कुछ लफड़ा हुआ था ऑलरेडी पुलिस के साथ, पुलिस ने उनको छोड़ दिया और अगले दिन उनको ही टारगेट किया। मैंने आंखों से देखा कि पुलिस को ध्यानेश इंडिकेशन कर रहा था कि यही है, इनको ही पकड़ो। मैंने ये चीज वरुण के पिताजी को, केस जब वो अरेस्ट हुए थे, मैंने बोला अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा और विटनेस दूंगा कि मैंने आंखों देखा है कि ध्यानेश ने पुलिस को इंडिकेट करके इनके ऊपर वार करवाया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो ठीक है। ओडीपी की तरफ से हमारे लॉयर दिनेश 2-3 दफा उनके पास गया था, तो वी ट्राइड आवर बेस्ट। वो भले हमारा आदमी नहीं था, पर हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज हुआ है, हम ऐसा ही सोचते हैं, और हमें डराने के लिए वरुण का इस्तेमाल किया गया है। इसको आगे प्रश्न इससे कंटिन्यू स्वामी मोक्ष से करते हैं। स्वामी मोक्ष, इस बारे में आप कंटिन्यू करेंगे? मैं 20 रात की बात करूं, 20 रात को 2-2:30 बजे पुलिस का मेरे पे फोन आया था कि आप लोग कोई आग्रह मत कीजिए, उनकी आश्रम की शर्तों से ही आप अंदर जाइए, अदरवाइज हम लोग आपको गिरफ्तार करेंगे। 10-15, मतलब उसमें मेरा नाम था, सुनील का था, चैतन्य जो चैतन्य कीर्ति का था, गोपाल भारती का था, फिर अपने धर्म, मतलब सारे जितने भी लीडर्स थे, जो नाम आरती राजदान का भी उसने बोला कि ये सबको, जो भी फेस पता था सबको, जो नेम्स थे जो सबके, अनुग्रह का भी नाम था, कि सबको हम ये क्या बोलते हैं वो अरेस्ट
हाउस अरेस्ट, उसको एक प्रिकॉशनरी अरेस्ट को क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, कस्टडी में, मतलब स्टडी, ओके। नॉर्मल नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ऑफिशियली नहीं, पर वो जब तो ये प्रोग्राम नहीं होता पूरा दिन आपको पुलिस थाने में बिठा के रखेंगे आपको। प्रिवेंटिव डिटेंशन, कस्टडी बोलते हैं उसको। हाँ, प्रिवेंटिव कस्टडी बोलते हैं उसको, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव। या तो वो करेंगे। तो मैंने बोला देखो भाई, हम एक ही होटल में 5-7 लोग तो है, तो आप बाकी का बोलो तो मैं नाम पूरा बोलो तो बाकी सबको लेके मैं आ जाता हूँ पुलिस थाने। और या फिर आपको एक और ऑप्शन देता हूं कि हम एक ही होटल में बाकी को भी यही होटल में बुला लेते हैं, आप 2 पुलिस वाले रख दो, हम बाहर नहीं जाएंगे, आपको तो हाउस अरेस्ट ही करना है, मतलब अपने पास बिठा के रखना है। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बोला पुलिस को, बोले क्या, कि मैंने बोला ये जो 1500 लोग आए हैं, 1000, 1500, 2000 लोग, वो अभी 4-5 लोग हम जो है वो बोलेंगे, वो सुनेंगे हम में से, पर हम में से अगर कोई नहीं होगा तो वो दिल्ली वाले कलकत्ता वाले की नहीं सुनेंगे, कलकत्ता वाले गुजरात वाले की नहीं सुनेंगे, गुजरात वाले राजस्थान वाले की नहीं सुनेंगे, राजस्थान वाले पंजाब की नहीं सुनेंगे, पंजाब वाले बेंगलोर वाले की नहीं सुनेंगे। फिर कोई लीडर नहीं रहेगा और फिर ये पूरा क्राउड होगा, और क्राउड हमेशा अनरूली रहता है। तो उसके बाद जो होगा, यू पीपल विल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम तो आपके पास बैठे हैं, आप ब्लेम भी किसके पे डालोगे। तो देन दे रियलाइज कि यार ये तो कुछ भी हो सकता है, 1500 लोग हैं, तो ये तो फिर ये कौन क्या करेगा, किसको पता कौन लीडर बन जाएगा और वो कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे। तो फिर उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप किया, उन्होंने रात को बैरिकेड लगाए थे, वो रात को हटाए थे। तो उस टाइम हमें क्या प्लानिंग करना है 21 की किसी को पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारा यह था कि वो लोग कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम होना था, क्योंकि उन्होंने 144, 149 लगा दी थी कि हम 4 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआत हमने 4-4 लोगों को बेच के शुरू की थी, पर तब तक वहां जब पहुंचे तब ये बात, दे एक्सेप्टेड इट। आज एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब विनोद खन्ना और वो लोग जब गए थे, मतलब विनोद खन्ना वाज द मिनिस्टर, मतलब वो इतनी बड़ी शख्सियत थी उस टाइम, वो लोग भी टिक नहीं पाए थे, उनको भी हटा, मतलब ले गए थे। तो हम लोग पूरे रुके वहां पर, और उनका अभिमान तो एक बार उतारा हमने आश्रम का, कि भाई नहीं, माला पहन के कभी नहीं जाने देंगे, कुछ भी होगा। ये कितने बोलते थे, साधना वगैरह के स्टेटमेंट आपने देखे होंगे पहले कैसे आते थे, ज्ञानेश वगैरह कैसे बोलते थे, पुलिस कैसी भाषा में बोल रही थी, उस दिन पता चल गया था उनको। और दूसरा जो लीगल पे ही पहलू था उस दिन, कि वो कई लोग बोलते हैं 970 के लिए आपने क्यों वो किया, तो 970 का वो हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उससे कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। तो वी कैन नॉट टेक सर्टन स्टैंड, जब तक एक हम लीगल भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो डबल स्टैंड हम नहीं ले सकते, क्योंकि वी हैव टू फॉलो द आउटकम ऑफ द कोर्ट। माला के लिए हम इसलिए वो करेक्ट थे कि माला क्या कोई इश्यू आया नहीं था। तो ये हो गया। 21 तारीख को भी उसकी झड़प हो गई थी पुलिस के साथ, कुछ वो हो गया था। फिर 22 को जब ये हुआ तब मैं अंदर था, शुरुआत बाहर से हो गई थी, और अंदर हम लोग 100 से लोग थे, जान गोपाल भाटी था, आरती राजदान थी, मनोज थे, काफी लोग हम लोग थे वहां पर, और वहीं पे बैठे थे, पोडियम के पास हम लोग सारे बैठे थे। तो वहां सडनली सबसे पहले तो उसको विभोर को पकड़ के ले गई थी। तो यहां पॉइंट ये नोट करना है कि वहां पर 2 कैमरामैन, 2 न्यूज चैनल चल रही थी, एक को पकड़ना और एक को नहीं पकड़ना, ये क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। उसी को क्यों टारगेट किया गया, ये किसके इशारे पे हुआ। तो ये भी डिवाइड एंड रूल वाली बात है, लोग अभी भी नहीं समझ रहे इस चीज को, कि एक को पकड़ा और एक को नहीं पकड़ा। फिर दूसरे दिन, अरे फिर बाद में थोड़ी देर बाद वरुण भागता भागता आया उधर हमारी ओर, और बाहर हमने देखा था कि 300 350 पुलिस डंडा लेके एकदम रेडी, देवर टू एंटर इन द आश्रम, लाइन से खड़े थे बिल्कुल रास्ता रोक के। तो ये हमें लगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई सोचने का, किसी से डिस्कस करने का कोई मौका नहीं था। वो भागता भागता आया, पुलिस मैंने देखी थी बाहर डंडे लेके। मुझे एक ख्याल आया कि इस वरुण को बचाने के लिए अगर हम सन्यासी सब जाएंगे और किसी का धक्का पुलिस को लग गया तो पुलिस बोलेगी मुझे धक्का दिया, और ये उनके लिए बहुत बड़ा एक्सक्यूज मिल जाता कि इन सन्यासियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और फिर वो सबको पीटते। मुझे ये समझ नहीं आता, हम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि 300 350 पुलिस एक आदमी के लिए आई थी।
और उनको कैसे पता था वरुण गड़बड़ी करेगा? वो तो चलो गड़बड़ की बाद में बुलाए वो तो सब ठीक है, पर वो तो पता नहीं था। 300 पुलिस आई, उसके बाद उन्होंने टारगेट किया है, और उसके बाद ये सारा कहानी होती है। अगर एक सन्यासी का धक्का लग जाता तो यहाँ 40, 50, 60, 100 सन्यासियों के सर फूटे पड़े मिलते आपको। तब भी ये बोलते कि आपको बचाना चाहिए था। अब मेरे पे बोल रहे हैं कि तुमने नहीं बचाया वरुण को। सवाल ये नहीं था कि मैं, अगर धक्का मुक्की में पड़ते, हम सन्यासी क्या, हमारे पास क्या था? ज्यादातर तो महिलाएं थी और सीनियर सिटीजन जैसे भी बहुत थे। हम क्या कर सकते थे? पुलिस 350 पुलिस के साथ आप क्या कर सकते थे? तो ये कई बार जो होता है ना, जब आप ग्राउंड पे बैठे हो वहां पर, युद्ध मैदान जैसा ही हो गया था, तो वो बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला होता है और आपके पास टाइम भी नहीं होता सोचने का सही गलत। फिर जब आप 50 फैसला लेते हैं तो हो सकता कोई गलत भी हो गया होगा, सिर्फ वी आर सॉरी, वी फील दैट वॉट एवर हैपन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पर उस टाइम हम बचाने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि उसमें सबको मार पड़ती। तो मुझे ये लगा, अब मुझे ये नहीं कि बट हम ये नहीं कहते कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, एब्सोल्युटली नॉट। हमने तभी भी बोला था कि इट इज रॉन्ग, और उसके लिए फिर हमने वो लिख के भी दिया, काफी जगह पे लिखा है इसको, ट्विटर और सब जगह पे भी, और कम लेटर भी लिख के दिया, सब जगह पे लिखा है। तो दिस इज द रियलिटी। अब से हर चीज के दो पहलू होते हैं, आपको जिस एंगल से देखना है आप दे सकते हो। और मुझे ये समझ नहीं आता, वरुण ने उसके बाद भी 4 जगह पे अलग अलग चैनल 4 से 5 इंटरव्यू दे चुके हैं, वो और उसके फादर। वो हमेशा बोलते कि मैं इंडिविजुअल था, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा था, मुझे लड़ना ही था। और हमने समझाया भी था, जितने भी सन्यासी आए थे उनसे एक अंडरटेकिंग लिया था, फॉर्म भराया था, आपको याद होगा, रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें क्लियर लिखा था कि किसी से वाद, किसी से डिस्कस नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, हमें जाके खड़ा रहना है गेट के आगे। क्लियर मेंशन था, क्योंकि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर वन अपॉर्चुनिटी टू अटैक ऑन अस। तो हमें ये बहुत सेंसिटिव रहना जरूरी था, उस ये मोमेंट था वो बहुत सेंसिटिव था। जी 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 स्वामी जी, डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव था। और वॉर जोन में एक तरह से, जैसे आपने कहा है, हम वॉर जोन में थे, और हीट ऑफ द मोमेंट में और मोमेंट ऑफ क्राइसिस में क्या डिसीजन लिया जाता है, वो उसी टाइम वही आदमी समझ सकता है जो वहां पे खड़ा है, कर रहा है। और लेकिन ये जो धारणा है कि यदि हम ये कहते, आप या जिसने भी ये कहा है कि हमारा आदमी है तो उसको मार नहीं पड़ती, बिल्कुल गलत है। उसको, हमारी पूरी उसके साथ सहानुभूति है, और उसको मार पड़ी, हमें उसका बहुत दुख है, करुणा है मन में। लेकिन ये कहना कि मार नहीं पड़ती, मार तो जरूर पड़ती, क्योंकि वो पुलिस के रडार में 1-2 दिन पहले से, 2 दिन पहले से था, 21 से ही। और ये हो सकता था कि हम यदि कहते कि भाई हमारा आदमी है और हम उस पर चिपट जाते, तो 2-4 के सर और फूटते, जिसमें शायद मैं भी शामिल होता। और हम, वो तो जिम वाला लड़का है, बहुत पहलवान है, और सहन कर पाया, हम शायद सहन भी नहीं कर पाते। चलिए स्वामी जी, इस वार्ता को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें इसी सिलसिले में प्रश्न है कि वरुण को जब अरेस्ट कर लिया और सब कुछ हुआ, तो ओडीपी ने उसको छोड़ क्यों दिया? चलो वहां पे तो वॉर जोन था, और सडनली कोई डिसीजन लेना था तो कुछ लिया, जो आपने लिया, किसी और ने लिया, आपके साथ और लोग भी थे, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया, ऐसी भी भ्रांति है या ये सच्चाई है मुझे मालूम नहीं। आप इसको आज इस चैनल के थ्रू क्लियर करेंगे कि उसको लीगल एड या उसको किसी तरह की, और किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ओडीपी आगे क्यों नहीं आई? कृपया आप इसमें अपने विचार रखें। फिर उसी दिन जब उसको अरेस्ट करके लाए थे तो सुनील उस वक्त थाने में ही था। ठीक है, सुनील को भी पुलिस पकड़ के ले गई थी उस वक्त, और वो विभोर को भी पकड़ के ले गई थी। तो और एडवोकेट दिनेश जो साहनी था वो भी था, तो उसने भी बात की। तो वरुण ने पहले उससे फादर से बात हुई थी, उसका फादर बोला मैं आता हूं, मैं वकील करूंगा। फिर आपने भी सुना होगा कि उन्होंने महेश जेठमलानी का भी नाम आया था, शायद आपने सुना होगा। एक बात आई थी, आपने सुना था कि उन्होंने महेश जेठमलानी जी को कर लिया है, उसके फादर ने बात कर ली है। तो ये तरह तरह की कहानियां आ रही थी। फिर सबसे पहले बात की ही थी उसको वहां पर तरुण साहनी ने, वो क्योंकि वो वहीं पर थे, पुलिस थाने में ही थे। तो सबसे पहले तो तरुण साहनी से बात कराई थी, पर वो क्योंकि तब तक उन्होंने कोई चार्ज फ्रेम ही नहीं किया था, जब तक से ही पुलिस एफआईआर, जब तक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती तब तक तो कुछ वकील का रोल आता ही नहीं है।
आप जब कंप्लेन ही नहीं की उस वक्त नहीं की थी, और जब किया उसके बाद बोला, तो फिर उसके फादर तो दूसरे दिन आ गए थे, और मतलब उसने बोला कि नहीं, आई विल हैंडल इन आवर वे। तो ऐसा तो है नहीं, और कई हम में से कई लोग मिले थे, मनोज जी ने बात की थी उनके फादर से, उनसे काफी लोगों ने, तो मनोज जी वॉज टेकिंग मतलब टॉकिंग विद हिज फादर। सुनील की भी बात होगी, सुनील वॉज देयर ओनली, तो सुनील ने भी उनसे बात की थी। मैं उधर नहीं था, मैं बाहर था, आपको पता था कि मैं उधर, हम लोग वहीं थे जब उसको पकड़ के ले गए थे, तब हम आश्रम में ही थे, और फिर बाद में जो सारे लोग एक कंप्लेंट करने गए थे 140, तब हम साथ में गए थे। उसमें मेरी भी बात आई थी कि मोक्षा स्वामी नदारत है, गायब हो गए थे, ये भी आपने सुनी थी कहानियां। तो जबकि मैं तो उधर ही था, एक तरफ यही लोग बोलते हैं कि मोक्षा ने वरुण को बचाने नहीं दिया, और एक तरफ यही लोग बोलते हैं कि मोक्षा स्वामी वहां से गायब हो गए थे। तो मेरे लिए भी दो दो तरह की बातें वहां पर हो रही थी। तो हमें 140 लोग साथ में ही गए थे वहां पर, कंप्लेंट वो जो पुलिस थाने में जाके दी थी, जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, जिसके लिए हमने 3-4 लेटर लिखे, फॉलोअप भी चल रहा है, और वेरी सुन वी विल गो टू द कोर्ट ऑल्सो, फॉर मतलब उसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। तो ये से बेसिकली क्या होता है, जब ऐसी चीजें होती है तो दूर से बैठ के उस पर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, पर उस वक्त इतना समय नहीं होता सही गलत सोचने का, या क्योंकि उस आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे वो ब्रेक मारे कि एक्सीलेटर दबाए, मतलब दैट वाज द, दो में से एक ही कर सकते, आप दोनों चीज साथ में नहीं कर सकते। तो इट्स मोमेंट ऑफ एक्शन। अब सही हुआ गलत हुआ, डिसीजन डिसीजन है। वी नेवर वांट दैट समवन शुड गेट पनिश्ड अननेसेसरीली। ही केम फॉर द गुड इंटेंशन, मतलब हमें वो उसके वो नहीं है कि वो डाउट या ऐसा, बट वो सिचुएशन ऐसी थी। जी। बट स्वामी जी, वो जो इस तरह की बातें आ रही थी ग्रुप में कि वो महेश जेठमलानी उसका लॉयर है, फिर एक बात आई नहीं वो बहुत रिच बिजनेसमैन का लड़का है, फिर एक नई बात इस तरह, ये कहाँ से आई? कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर र्यूमर? ये र्यूमर था तो कहाँ से आ रहा था ये? ये सारे ग्रुपों में चल रहा था, क्योंकि से उस वक्त कोई सारे उस टाइम कितने ग्रुप चल रहे थे आपको पता है, व्हाट्सएप में और उसमें सारे, और ये सारे उसी में शेयर हो रहे थे, क्योंकि एग्जैक्टली वरुण को डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनली इतना जानता था, मतलब डायरेक्ट जो कि ऐसा कि जैसे हम जानते थे एक दूसरे को, मतलब जो थे मोस्टली जो आए थे, या कई लोग जैसे नहीं जानते थे, पर वो किसके साथ आए थे वो नॉर्मली पता था सबको, कि भाई जैसे बिलासपुर से आए थे या बेंगलोर से कुछ लोग आए थे, तो वो कौन कौन लोग किसके साथ आए थे वो हमें पता था, या चंडीगढ़ से कोई आए, दिल्ली से कोई आए तो कौन ग्रुप लेके आए, कलकत्ता से कौन ग्रुप लेके आए, वो मोर और लेस वी नो इट, और उनके साथ थे। अब वरुण का ऐसा था कि हाँ, वो होटल में 20 तारीख को सुबह, शायद 20 या 21 तारीख को ब्रेकफास्ट के टाइम, मतलब जैसे एक ही होटल में थे तो सारा ब्रेकफास्ट का एक ही वो था, तो वहां पर ऐसे आए थे। कई लोग बोलते हैं इट वाज नॉट अ मीटिंग, एक जस्ट पता चला था कि ही हैज केम फ्रॉम यूएसए, तो ये इतनी बात हुई थी, बाकी कोई किसी को इतना देयर वाज नो डायरेक्ट नोइंग पर्सनली, कोई जानते थे हम ऐसा मतलब किसी का नहीं था। तो वो इवन फोन नंबर भी नहीं था वरुण का हमारे पास, पर्टिकुलरली मेरे पास तो नहीं था तब तक। तो वी आर नॉट नोइंग कि भाई कहां से वो बात, पर ये काफी मतलब बहुत अच्छे, मतलब कि वो बहुत रिच, फिर बाद में ये भी पता चला कि वो तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, फिर उसके फादर सेल में, या मतलब 2 दिन में इतनी, और दूसरा एक वहां पर अपने यहाँ भी इतनी चीजें बन रही थी, अपने प्रोग्राम्स की, अपने लोगों की भी, ये फाइल एफआईआर फाइल हुई, ये कंप्लेन, मतलब तो ये उस वक्त तक किसी के पास इतना समय भी नहीं था कि हर चीज में आप मतलब वो, और मनोज जी उनके साथ बात कर रहे थे, उनके फादर के साथ। जी। जी स्वामी जी, आपने बहुत क्लियर अपनी बात रखी है, और मुझे आशा है ये बातें सन्यासी जगत तक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस की तरह जाएंगी। अब ये हमारे पास प्रश्नों की कमी नहीं है, बहुत से प्रश्न अभी बहुत हैं, लेकिन इसी सेशन में पूरे कंप्लीट हो पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, तो हम इसके लिए और चर्चा के सेशंस रखेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत मेरे दोनों गेस्ट, मेरे अतिथियों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम। आप इस चैनल पर आए। सब ओशो प्रणाम। प्रेमियों को प्रणाम। जी प्रणाम, प्रणाम। सबको प्रणाम।